जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एनजे हिंदी एकेडमी पर। जो नए व्यूअर्स से मैं आपको बता दूं कि ये सारी पीडीएफ जो हमारी टॉप 60 टॉपिक की जो सीरीज चल रही है, इसकी सारी पीडीएफ यानी कंप्लीट 1 से लगाकर 10 यूनिट तक का जो सिलेबस की पीडीएफ है यानी नोट्स है, वो आपको मेरे टेलीग्राम पे मिलेगा। टेलीग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, या तो यहाँ से ज्वाइन कर लो या फिर एनजे हिंदी एकेडमी करके सर्च करोगे तो वहां से भी आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। दो चीजें। तीसरी चीज है ये कि अगर आप न्यू व्यूअर्स हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको बहुत बेहतरीन बेहतरीन कंटेंट अभी मिलने वाला है। ठीक है, बाकी आप लोगों को क्लासेस कैसी लग रही है एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर अपना सजेशन, अपना फीडबैक जरूर देना मुझे ना, क्योंकि आप लोगों का फीडबैक हम मेरे अंदर इंप्रूवमेंट करना है कि भाई और क्लासेस में क्या परिवर्तन कर सकते हैं, क्या चीजें होने वाली है और क्या क्या ऐड कर सकते हैं ना। थोड़ा सा आप लोग सजेशन भी आप हमें दे सकते हैं। चलो, पिछली 9 क्लासेस हमने टॉप 60 टॉपिक में पढ़ लिए। तो 9 क्लासेस में हमने क्या पढ़ा, यानी 9 दिन हमने क्या पढ़ा। हमने यूनिट 10 और यूनिट 9 बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म कर चुके हैं। हम यूनिट 10 और यूनिट 9 उसमें हमने पूरा डीप में एक एक चीज को अच्छे से डिस्कस किया है। आज हमारी यूनिट 8 स्टार्ट होगी, यूनिट 8 हमारे स्टार्ट होगी। और यूनिट 8 में आपको पता है हमारे यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, नाटक जुड़े हुए हैं ना। क्या जुड़े हुए हैं, नाटक। तो देखो, मुझे पता है कि मैं किसी भी यूनिट को स्टार्ट जब करता हूं तो मुझे एक ही चीज समझ में आती है कि मुझे क्या करना है उस यूनिट को स्टार्ट करते समय, कि सबसे पहले उस यूनिट में जितने रचनाकार है उन रचनाकारों का जन्म वर्ष के आधार पर आपको मैं बताऊं। फिर उसके बाद हमें उनकी जो रचना है यानी जो नाटक हमारे सिलेबस में यूनिट 8 में जुड़ी है, उन सभी नाटक को उनके प्रकाशन वर्ष के आधार पर मैं आपको बताऊं। मैं आपको हर यूनिट में यही कराने वाला हूं कि पहले रचनाकार को जन्म वर्ष के आधार पर देखना और उनकी रचनाओं को जन्म प्रकाशन वर्ष के आधार पर हमें देखना है। ये सेम चीज हमने यूनिट 9 और यूनिट 10 में भी की है ना। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी टॉप 60 टॉपिक करके, तो आप उस प्लेलिस्ट पे सारी क्लासेस देख भी सकते हो। साथ में अगर जीआरएफ चाहिए तो पीवाईक्यू लगाते रहना, पीवाईक्यू की सारी क्लासेस इसी चैनल पर अपलोड है, तो आप जरूर लगाना ना। आज बात करते हैं यूनिट 9 यूनिट 8 की। यूनिट 8 हमारी क्या है, नाटक है। नाटक हमारे सिलेबस में यूनिट 8 में जुड़ा हुआ है। अब मेरे भाई एक चीज मुझे बताना कि जब यूनिट 8 में नाटक है तो इसके जो प्रमुख रचनाकार है, इसमें जो रचनाकार जुड़े उन सबको हम उनके प्रकाशन वर्ष जन्म वर्ष के आधार पर देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें आते हैं हमारे भारतेंदु। भारतेंदु भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ। दूसरा हमारे आते हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद, इनका जन्म वर्ष बताओ मुझे जल्दी से, मैं आपको हालांकि बताने वाला हूं लेकिन उससे पहले आप लोग बताइए। तीसरे नंबर पर आते हैं हमारे लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण मिश्र। लक्ष्मी नारायण मिश्र। चौथे नंबर पर हमारे आते हैं उपेंद्रनाथ अस्क। उपेंद्रनाथ, उपेंद्रनाथ अस्क, उपेंद्रनाथ अस्क। क्या कौन आते हैं, उपेंद्रनाथ अस्क। फिर पांचवें नंबर पर हमारे आते हैं हबीब तनवर। हबीब, हबीब तनवीर, हबीब तनवीर है ना। उसके बाद हमारे आते हैं हबीब तनवीर के बाद मोहन राकेश। मोहन राकेश, मोहन राकेश, मोहन राकेश। आप इनके जन्म वर्ष अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइए, उसके बाद मैं आपको बताता हूं सभी के। मोहन राकेश के बाद हमारे आते हैं धर्मवीर भारती। धर्मवीर, धर्मवीर भारती। कौन आते हैं, धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारतीय। उसके बाद हमारे आते हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर, सर्वेश्वर, सर्वेश्वर दयाल, दयाल सक्सेना, सक्सेना, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। उसके बाद हमारे आते हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के बाद मन्नू भंडारी। कौन आती है, मन्नू भंडारी, मन्नू भंडारी, मन्नू भंडारी। और उसके बाद लास्ट हमारे इसमें आते हैं शंकर, शंकर शेष, शंकर शेष, शंकर शेष। अब इनका जन्म वर्ष मैं आपको बता देता हूं। ये जन्म वर्ष इनका क्रम वाइज ही आएगा क्योंकि मैंने क्रम वाइज ही आपको बताए। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म आपको भी पता है 1850 में, ये बच्चे बच्चे को पता होना चाहिए। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 में हुआ, इनको तो भूलना ही नहीं है। ये हमारे 3 जगह पर जुड़े हैं। जयशंकर प्रसाद के कविता में भी जुड़े हैं, नाटक में भी जुड़े, बाकी जगह पर भी हमारे जयशंकर प्रसाद जुड़े, तो इनको भूलना ही नहीं है। 1889। लक्ष्मी नारायण मिश्र, लक्ष्मी नारायण मिश्र का जन्म कब हुआ,
1903 में हुआ। कब हुआ? 1903 में। उपेंद्र नाथ अस्क का जो जन्म है 1910 में हुआ। उपेंद्र नाथ अस्क का जन्म कब हुआ? 1910 में। हबीब तनवीर का जन्म कब हुआ? 1923 में। हबीब तनवीर का जन्म कब हुआ? 1923 में। मोहन राकेश का जन्म 1925 में। मोहन राकेश 1925 में। मोहन राकेश का जन्म कब हुआ? 1925 में। धर्मवीर भारती का जन्म कब हुआ? 1926 में। धर्मवीर भारती 1926। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म 1927 में हुआ। मन्नू भंडारी का जो जन्म है वो 1931 में हुआ। मन्नू भंडारी का जन्म 1931 और शंकर शेष का जन्म 1933 में हुआ। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850, जयशंकर प्रसाद का 1889, लक्ष्मी नारायण मिश्र का 1903, उपेंद्र नाथ अस्क का 1910, हबीब तनवीर का 1923, मोहन राकेश 1925, धर्मवीर भारती 1926, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना 1927 और मन्नू भंडारी 1931 है। ठीक है। उसके बाद लास्ट आते शंकर शेष, इनका जन्म हुआ 1933 में। ठीक है। ये टोटल हमारे 10 व्यक्ति हमारे नाटक यूनिट 8 में जुड़े हुए, जिनकी मैंने आपको बता दिया है कि इनके प्रमुख जन्म वर्ष कब कब हुआ है इनका सबका, है ना। अब इनकी प्रमुख रचनाएं हमारे यहाँ पर कौन कौन से जुड़ी है ना। अब बात कर लेते कि प्रमुख नाटक कौन कौन सी और उनका प्रकाशन वर्ष के साथ में बता देता हूं। प्रमुख नाटक, आप लोगों को लग रहा है कि सर ये तो पढ़ाते समय भी आप बता सकते हो। देखो पढ़ाते समय सीक्वेंस से नहीं चलती है चीजें, और सीक्वेंस से ही आपको याद होना चाहिए। ये सीक्वेंस आपको बिल्कुल एक तरीके से ऐसा कहूं कि मैं रटा हुआ होना चाहिए ना, क्योंकि ये पूछा ही जाता है नाटकों का जो क्रम वाइज है प्रकाशन वर्ष के आधार पर वो पूछा जाता है। इन जो रचनाकार है इनका जन्म वर्ष के आधार पर इनको क्रम वाइज पूछा जाता है, या इनके जन्म वर्ष के आधार पर आपसे पूछा जाता है, इसलिए याद रखना। तो पहली नाटक हमारे यहाँ जुड़ी है भारत दुर्दशा। भारत दूरदर्शा। भारत दूरदर्शा कब प्रकाशित हुई थी? भारत दूरदर्शा 1876 में प्रकाशित हुई थी। देखो भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 में हुआ और उनकी जो नाटक है वो भारत दूरदर्शा 1876 में प्रकाशित हुई। उनकी दूसरी नाटक थी अंधेर नगरी। अंधेर नगरी उनकी दूसरी नाटक है, अंधेर नगरी। अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र की दूसरी नाटक 1881 में प्रकाशित हुई, है ना। उसके बाद आती है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त, फिर चंद्रगुप्त। कौन सी आती है? चंद्रगुप्त। स्कंदगुप्त के बाद आती है चंद्रगुप्त और अगली है ध्रुव स्वामिनी। अगली क्या है? ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी, ध्रुव स्वामिनी। अगली क्या है? ध्रुव स्वामिनी। ये तीनों रचनाएं जयशंकर प्रसाद की है। इनको क्रम वाइज आपको याद रखना है। स्कंदगुप्त जो है 1928 में प्रकाशित हुई। स्कंदगुप्त कब हुई? 1928 में। चंद्रगुप्त जो है वो 1931 में। चंद्रगुप्त 1931 में। और ध्रुव स्वामिनी जो है 1933 में प्रकाशित हुई। ध्रुव स्वामिनी कब प्रकाशित हुई? 1933 में। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। भारत दूरदर्शा 1876 में प्रकाशित हुई। अंधेर नगरी 1881 में। स्कंदगुप्त 1928 में। चंद्रगुप्त 1931 और ध्रुव स्वामिनी 1933 में हुई। फिर उसके बाद हमारी अगली रचना आती है सिंदूर की होली। सिंदूर की होली। सिंदूर की होली जो है ये कब प्रकाशित हुई? सिंदूर की होली ये 1934 में प्रकाशित हुई। कब हुई? 1934 में प्रकाशित हुई सिंदूर की होली। सिंदूर की होली के बाद हमारी जो रचना प्रकाशित हुई है आगरा बाजार। कौन सी हुई? आगरा बाजार। आगरा बाजार। आगरा बाजार। आगरा बाजार कब प्रकाशित हुई हमारी? 1954 में। आगरा बाजार 1954 में प्रकाशित हुई, है ना। फिर उसके बाद आता है हमारा अंधा युग कब प्रकाशित हुई? अंधा युग। अंधा युग कर प्रकाशित हुई। अंधा युग जो है हमारी 1955 में प्रकाशित हुई। 1955 में अंधा युग प्रकाशित हुई। सिंदूर की होली 1934, आगरा बाजार 1954, अंधा युग 1955 में। उसके बाद हमारा अंधा युग के बाद आता है अजो दीदी। अजो दीदी। अजो दीदी। अजो दीदी कब प्रकाशित हुई हमारी? अजो दीदी जो है वो कब प्रकाशित हुई मेरे भाई? 1955 में ही अजो दीदी हमारी प्रकाशित हुई। फिर उसके बाद हमारी अगली रचना है आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का, आषाढ़ का एक दिन, का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन जो है ये कब प्रकाशित हुई? आषाढ़ का एक दिन ये 1958 में प्रकाशित हुई। कब हुई? 1958 में ना। फिर उसके बाद आषाढ़ के एक दिन के बाद हमारी जो रचना है वो आई आधे अधूरे। क्या है? आधे अधूरे। आधे अधूरे। आधे अधूरे प्रकाशित हुई। आधे अधूरे कब प्रकाशित हुई? 1969 में प्रकाशित हुई आधे अधूरे। फिर उसके बाद हमारी अगली रचना आई आधे अधूरे के बाद बकरी। कौन सी आई? बकरी। बकरी कब प्रकाशित हुई मेरे भाई? तो बकरी 1974 में प्रकाशित हुई। कब हुई? 1974 में प्रकाशित हुई बकरी। फिर उसके बाद आती एक और द्रोणाचार्य। एक और द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य
द्रोणाचार्य, एक और द्रोणाचार्य कब प्रकाशित हुई हमारी? एक और द्रोणाचार्य 1977 में प्रकाशित हुई। कब हुई? 1977 में। और लास्ट जो रचना हमारी एक और द्रोणाचार्य के बाद हुई वो है महाभोज का, क्या है? महाभोज प्रकाशित हुई। कब हुई? महाभोज। कब प्रकाशित हुई? 1982 में प्रकाशित हुई, है ना, महाभोज। देखो मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ कौन कौन से नाटक हमारे यहाँ जुड़ी। भारतेंदु हरिश्चंद्र की भारत दुर्दशा 1876, अंधेर नगरी 1881, स्कंदगुप्त की 1928, चंद्रगुप्त 1931, ध्रुव सामने 1933, सिंदूर के होली 1934, आगरा बाजार 1954, अंधा युग 1955, अजो दीदी 1955, आषाढ़ का एक दिन 1958, आधे अधूरे 1969, उसके बाद आता है बकरी 1974, एक और द्रोणाचार्य 1977 और महाभोज जो है वो 1982 में प्रकाशित हुई। देखो ये टोटल आपको दो चीजें याद ही रखना है। किसी भी यूनिट को स्टार्ट करो सबसे पहले इसको याद रखो। देखो मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं कि मैंने भी इस तरीके के नोट्स बनाए थे जब मेरी प्रिपरेशन कर रहा था। ये नोट्स इसलिए रखे मैंने यहाँ पर कि मेरे भाई कम से कम यूनिट 5 से लगाकर यूनिट 10 तक आपको 10 क्वेश्चन या तो रचनाकार के प्रकाशन जन्म वर्ष के आधार पर या उन रचनाओं के प्रकाशन आधार पर क्रम से आपको ऐसे कम से कम 10 क्वेश्चन मिलेंगे ना। तो इस टाइप के नोट्स आप लोग भी बनाना सीखो किसी यूनिट को स्टार्ट करो तो, है ना। हालांकि उसमें और चीजें भी आप लिख सकते हो लेकिन कम से कम इतना तो जरूर लिखो, है ना, कि रचनाकार का जन्म वर्ष वो भी क्रम वाइज और जो जो रचना है उनके प्रकाशन वर्ष के आधार पर क्रम वाइज। ये दो चीजें आपको एकदम रट लेना है, याद करना है, जो भी करो आप, लेकिन इसको भूलना नहीं है, इन दो चीजों को, है ना। अब उसके बाद मेन टॉपिक पे आते हैं कि हमारी आज की कौन सी रचना है और किसे हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज की मेरे भाइयों हमारी पहली रचना क्या है? आज की पहली रचना है भारतेंदु हरिश्चंद्र की है अंधेर नगरी। पहली रचना कौन सी पढ़ेंगे? अंधेर नगरी। अंधेर नगरी अभी बताया 1881 में प्रकाशित हुई। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 में हुआ। कब हुआ? 1850 में हुआ, है ना। ये हमारी यूनिट 9 की सॉरी यूनिट 8 की पहली रचना है, नाटक, है ना। देख लेते हैं इसके बारे में कुछ विशेष चीजें। अब देखो नाटक चालू हो गई तो आपको एक चीज याद रखना, नाटक में किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं मैं आज ही क्लियर कर देता हूं। पहला, रचनाकार के जन्म वर्ष के आधार पर पूछेगा, रचनाओं के प्रकाशन वर्ष के आधार पर पूछेगा। ठीक है, तीसरी चीजें वो पूछेगा कि ये जो रचनाएं हैं ये कितने, इसमें कितने अंक में विभाजित है ना, कितने अंक, दृश्य, प्रहसन, ये शब्द आपको यहाँ पर आएंगे। कोई अंक पूछेगा, कोई दृश्य पूछेगा, कोई प्रहसन पूछेगा। ये तीन शब्द यहाँ पर आएंगे कि कौन कितने कितने अंक या दृश्य या प्रहसन में विभाजित है। तो आपको हर नाटक का ये भी याद रखना है कि कितने अंक, कितने दृश्य, कितने प्रहसन में विभाजित है। फिर उसके बाद आपको चौथी चीजें इसमें ये याद रखना कि इस नाटक के प्रमुख पात्र कौन कौन से, उनको एकदम अच्छे से याद रख लेना। फिर जिसके बाद नाटक से सबसे ज्यादा चीजें आती है जो अभी वर्तमान में ट्रेंड चल रहा है, वो है कि भाई प्रमुख उद्धरण, इस नाटक की जो प्रमुख पंक्तियां हैं वो पंक्तियां किसने किससे कही थी। ये चीजें जरूर आती कि ये पंक्ति किसने किससे कही थी या किसकी ये पंक्ति है। ये चीजें नाटक से भर के क्वेश्चन आएंगे। अगर मैं कहूं कि नाटक से सपोज करो 10 क्वेश्चन आ रहे तो 7 क्वेश्चन आपको इस तरीके से देखने को मिलेंगे ना, 3 क्वेश्चन दूसरे पैटर्न पे देखने को मिलेंगे। वो चाहे उन पंक्तियों को क्रम से जमाने को कह दे, वो पंक्तियां किसने कही ये दे दे, या ये पंक्ति किस दृश्य में या किस अंक में ये पूछ ले। पर इस टाइप के 3 से 4 टाइप के पंक्तियों से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ये आपको याद रखना है ना। चलो इसका अंधेर नगरी को हम थोड़ा सा डीप में पढ़ लेते हैं। इसका प्रकाशन वर्ष 1881 ईस्वी में हुआ। यह नाटक 6 अंकों में विभाजित है। याद रखो मैंने अभी बताया जो अंधेर नगरी कितने अंकों में विभाजित है? 6 अंकों में विभाजित है। प्रहसन शैली में लिखा गया। इस नाटक में तत्कालीन समय में सत्ता की विसंगति, मूर्खता और उसमें उपजी परिस्थितियों का व्यंग्यात्मक चित्रण यहाँ पर किया गया। किसमें? अंधेर नगरी नाटक में ना। ये चीजें आपको याद रखना है या ये चीजें आपको याद होनी ही चाहिए ना। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या आता है? उसके बाद ये तो कुछ ऐसे कि भाई कौन सी शैली में लिखा गया, तो प्रहसन शैली में लिखा गया। कितने अंक? तो 6। कब प्रकाशित? तो 1881 में हुई। ये सारी चीजें बताना था। अब हम बात करते कौन सी शैली में किस तरीके चित्रण हुआ, तो व्यंग्यात्मक चित्रण इसका किया गया। पृष्ठभूमि क्या है? यह नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा एक दिन में रचा गया। ये चीजें बहुत बार पूछी गई है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की कौन सी नाटक ऐसी है जो एक दिन में रची गई, तो अंधेर नगरी, है ना। एक तो ये पूछा गया। ये कहां पर खेली गई थी? उसके बाद दशाश्वमेध घाट
घाट पर खेली गई थी। देखो, एक दिन में रचा गया और उसी शाम को इस नाटक को रचा गया या खेला गया, यानी कि एक तरीके से आपको पता है नाटक रंगमंच पर पहले होता था, तो उस समय इस नाटक का जो दृश्य एक तरीके से प्रेजेंटेशन है वो उसी रात को हुआ, यानी दिन में उन्होंने लिखा, रात को ये चीजें हुई, तो एक दिन में लिखने वाली ये नाटक है ना। कहा जाता है कि ये भारतेंदु ने एक जमींदार को लक्ष्य करके उसे सुधारने के लिए नाटक रचा था। भारतेंदु ने इसे प्रहसन कहा, भारतेंदु ने क्या कहा, इसे प्रहसन कहा, है ना। तो ये चीजें आपको याद रखना। यहां से ये जो दो पंक्तियों से जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन कई पीवाईक्यू में आए हुए हैं ना, आप देख लो पिछले कई सालों से ये क्वेश्चन आए हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट नाटक है हमारी ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की। विषय वस्तु देखते हैं। मनोरंजन के आधार बनाकर तात्कालिक व्यवस्था पर कड़ा प्रहार है। नाटक में शासक की भ्रष्टता, धार्मिक विसंगति एवं हिंदुस्तान की कमियों की ओर ध्यान इंगित किया गया है। इसमें लालच छोड़कर ज्ञानी एवं समझदार बनने की नसीहत भी दी गई है ना। देखो, ज्ञान लालच छोड़कर क्या दिया, ज्ञानी या समझदार बनने की नसीहत इसमें दी गई है। नाटक में आदर्शहीनता, अनैतिकता और मानसिक गुलामी का खाका खींचते हुए असत्य पर सत्य की विजय दिखाई गई है ना। ये चीजें याद रखना कि इसमें लास्ट एंडिंग जो है वो एक तरीके से हैप्पी एंडिंग इस नाटक की करी गई है। फिर आता है भारतेंदु ने इस नाटक में कई गीत व नीति वचन रखे। हलवाई वाले प्रकरण की तुकबंदी देख ऐसा प्रतीत होता है कि उन पर पारसी थिएटर का प्रभाव है, यानी ये पता चलता है कि इस नाटक में कहीं ना कहीं पारसी थिएटर का भी प्रभाव भारतेंदु जी के ऊपर पड़ा था, है ना। तो ये इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है, इसके चीजें याद रखना है आपको विषय वस्तु में से जो मैंने आपको बता दिया। अब मैं इसके सबसे इंपॉर्टेंट भाग पे आया हूं, इसके पात्रों के। इन पात्रों को एक तरीके से मैं कह रहा हूं कभी नहीं भूलना, कभी मतलब कभी नहीं, है ना। तो सारे पात्रों पर डिस्कस करते, सबसे पहले महंत की बात करते। महंत क्या है, एक साधु है। गोवर्धन दास कौन है, महंत का लोभी शिष्य है। कौन है, लोभी शिष्य। नारायण दास महंत का दूसरा शिष्य है। कबाब वाला, देखो ये जिस क्रम में आ रहे हैं ना उसी क्रम में याद रखना है। आप कहोगे सर क्या ऐसा भी होता है क्या, जो नए स्टूडेंट है जो पहली बार एग्जाम देंगे उन लोगों को तो यही लग रहा है कि सर ऐसा होता है क्या, ऐसे याद करना पड़ेगा क्या। भाई जिसने एग्जाम दे ली ना उसको पता है कि एग्जाम में क्या क्या आता है और कितना घुमा क्या आता है ना, कितना डीप पूछा जा सकता है। इसलिए मेरे भाई इसको याद रखना है ना। तो पहले महंत हो गए, गोवर्धन दास हुए, नारायण दास हुए। महंत गुरु है, उनके दो शिष्य गोवर्धन दास और नारायण दास, है ना। फिर उसके बाद आता है कबाब वाला यानी कबाब विक्रेता। फिर घासीराम चना बेचने वाला। उसके बाद नारंगी वाला नारंगी बेचने वाला। हलवाई मिठाई बेचने वाला। कुजड़ीन सब्जी बेचने वाला। ये जो क्रम मैंने आपको बताया ना इसी क्रम में याद रखना, कबाब वाला, घासीराम, नारंगी वाला, हलवाई, कुजड़ीन। फिर आता है मुगल मेवे और फल बेचने वाला। पाचक वाला चूरन विक्रेता। मछली वाली मछली बेचने वाली। जात वाला जाति को बेचने वाला। जाति आप सही समझ रहे हो, जो जाति हम करते हैं ना SC ST इस तरीके की जाति जो है, OBC में कोई अलग अलग जाति की भाई, या फिर ब्राह्मण है, ये इस तरह की जाति की ही बात हो रही है यहाँ पर। राजा चौपट राजा। फिर आता है मंत्री, चौपट राजा का मंत्री। दो नौकर, राजा के दो नौकर आते। फिर फरियादी आता है राजा से न्याय मांगने। कल्लू आता है बनिया जिसकी दीवार से फरियादी की बकरी मर जाती है, ये भी याद रखना है। कारीगर कल्लू बनिया का दीवार बनाने वाला कारीगर आता है। चूने वाला दीवार बनाने के लिए मसाला तैयार करने वाला चूल्हा चूने वाला आता है। बिस्ती बिस्ती दीवार बनाने के लिए मसाले में पानी डालने वाला व्यक्ति आता है। कसाई बिस्ती के लिए मशक बनाने वाला आता है। गडरिया कसाई को भेड़ बेचने वाला आता है। उसके बाद आता है चार सिपाही, राजा के चार सिपाही आते हैं। कोतवाल आते हैं, माली आते हैं और बनिया आता है। कोतवाल, माली और बनिया सबसे लास्ट में आता है, ये याद रखना है। अब मैं आपको कुछ इसका एक और चीज बता देता हूँ कि ये कौन कौन से अंक में कौन कौन से व्यक्ति आते हैं ना, अन्यथा आप लोग इसमें कंफ्यूज हो जाओगे ना। तो सबसे पहले जो ये तीन व्यक्ति है, कौन कौन, महंत दास, महंत गोवर्धन दास और नारायण दास, ये तीन व्यक्ति पहले अंक में ही आता है, पहला अंक में ही ये लोग आते हैं ना। अभी कौन कौन से अंक है ये सब बताने वाला हूं मैं आपको, लेकिन इतना याद रखना ये तीनों व्यक्ति पहले अंक में आते हैं। उसके बाद हमारे नारायण दास से लगा, सॉरी, कबाब वाले से लेकर बनिया तक, कबाब वाले से लेकर बनिया तक, कहां तक, बनिया तक। कबाब वाले से जात वाले तक, जात वाले तक लगाओ अभी, जात वाले तक, कबाब वाले से जात वाले तक, बिस्ती कसाई गडरिया, चार सिपाही। जात वाला कहाँ है,
हाँ, जात वाले तक आते हैं दूसरे अंक में। कौन से अंक में आते हैं? दूसरे अंक में ना। उसके बाद ये जो राजा से लगाकर चार सिपाही तक है, राजा से लगाकर चार सिपाही तक है, ये सब किस में आते हैं? तीसरे में, तीसरे अंक में आते हैं। किस में आते हैं? तीसरे अंक में आते हैं ना। ये सब तीसरे अंक में आते हैं, ये याद रखना। उसके बाद ये लोग चौथे अंक में आते हैं। कौन से अंक में आते हैं? चौथे अंक में ना। ये चौथे अंक में आते हैं। इस तरीके से सबका अंक डिसाइड है यहाँ पर। तो ये अंक में मैंने बता दिया कौन किस में आता है। आप कहोगे सर ये भी पूछा जाएगा कि कौन सा व्यक्ति कौन सा अंक में आता है? बिल्कुल पूछा जाता है मेरे भाई, आया हुआ क्वेश्चन है, पीवाईक्यू में आया हुआ है ना। चलो विशेष हम देख लेते हैं। यह नाटक सदैव प्रासंगिक है क्योंकि अन्याय, भ्रष्टाचार, विवेक शून्यता, मनमानापन अब भी कायम है। नीति उपदेश द्वारा पाठकों को जगाने का आग्रह इसमें किया गया। अन्य भाषाओं से शब्द लेने में भारतेंदु ने कोई परहेज नहीं किया। क्या नहीं किया? कोई परहेज नहीं किया अन्य भाषाओं से शब्द लेने, यानी कि इस नाटक में आपको अन्य भाषाओं के शब्द भी मिल जाएंगे। यह आज भी सर्वाधिक खेली जाने वाली नाटकों में से एक है, यानी आज भी इतनी प्रासंगिक है अंधेर नगरी, है ना। चलो इसका कथासार वन बाय वन करके देखते हैं। अब इसका पहला अंक आता है, आपको मैंने बता दिया इसमें 5 अंक है, पहले ही बता दिया। पांचों अंक के क्या नाम है ये भी पूछा जाता है। मैं फिर बोल रहा हूं, 5 अंक याद रखना है, पांचों के पांचों अंक के नाम क्या है ये भी याद रखना है, क्योंकि ये बहुत पूछा जाता है कि पांचों के पांचों अंक कौन के नाम क्या है ना, ये जरूर आता है, ये नाम जरूर आता है ना। तो पहले अंक का नाम क्या है? ब्रह प्रांत। पहले अंक का नाम क्या है यहाँ पर? ब्रह प्रांत पहले अंक का नाम है। अब पहले अंक में क्या क्या होता है इस नाटक में ये देख लेते हैं। इसमें महंत दास, नारायण दास, गोवर्धन दास प्रत्येक प्रस्तुत होते हैं। मैंने कहा था ना पहले अंक में 3 व्यक्ति आते हैं जो यहाँ दिया भी है। महंत भिक्षा मांगने के क्रम में अपने 2 शिष्यों को अधिक लोभ न करने का उपदेश देता है। किसमें? पहले अंक में। और कहता है कि भाई जाओ भिक्षा लेके आओ ना। ये चीजें पहले अंक में यहाँ पर चलती है, आपको याद रखना है ना, ये चीजें याद रखना। फिर आता है दूसरा अंक। दूसरा अंक क्या है? बाजार। दूसरे अंक में बाजार। अब बाजार में जितने लोग थे वो सब आते हैं इसमें। कौन कौन आते हैं बाजार के इस दृश्य में? कबाब वाला, नारंगी वाला, घासी राम यानी कि चना बेचने वाला, हलवाई, कुजड़ीन यानी सब्जी बेचने वाला, मुगल यानी मेवा बेचने वाला, पाचक वाला यानी मछली वाली, साहित्य वाला यानी ब्राह्मण यानी जो जात बेचने वाला है ना, बनिया जैसे पात्र आते और अपना अपना सौदा बेचते। इस अंक में भारतेंदु ने हिंदुस्तान की कमी को कुजड़ीन के माध्यम से कहलाया। कुजड़ीन कहती है हिंदुस्तान का मेवा, फूट और बेर, ये चीजें यहाँ पर होती है ना। ये मेवा वाला बोलता है, ये मेवा वाला की पंक्ति कुजड़ीन के माध्यम से हिंदुस्तान की दशा यहाँ पर बताई गई है। वहीं ब्राह्मण का अपनी जात बेचना, धर्म और कर्मों से विहीन हो जाना दर्शाया गया है। पाचक वाले के द्वारा देश में व्याप्त भ्रष्टाचार उजागर होता है। साहब लोग जो चूरन खाता सदा हिंद हजम कर जाता। ये पंक्ति आपसे देकर पहले तो ये पूछा जाएगा किस रचना की है, तो आपको ये याद रखना कि ये किस रचना की है। फिर ये भी पूछा जाएगा कि ये पंक्ति किस अंक में आई है ना, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। किस अंक में आई ये भी आप लोगों को यहाँ पर एक तरीके से पूरे अच्छे तरीके से याद रखना है। क्या आता है? साहब लोग जो चूरन खाता सारा हिंद हजम कर जाता। ये पंक्ति भी आपको यहाँ पर आएगी दूसरे अंक में ना। ये पंक्ति विशेषकर ध्यान रखना है ना, ये पंक्ति किसमें आई और ये पंक्ति किसने कही थी? पाचक वाले ने कही थी। ये किसकी पंक्ति है? पाचक वाले की। ये भी याद रखना है ना, ये चीजें अच्छे से याद रखना। उसकी ये हिंदुस्तान का मेवा, फूट और बेर, ये भी याद रखना है ना। हिंदुस्तान का मेवा, फूट और बेर, ये पंक्ति भी बड़ी इंपॉर्टेंट पंक्ति है इसमें। ये जात वाले की पंक्ति भी आती है कि जात ले जात, टके सिर जात, टके के वास्ते धर्म और कर्म, ये पंक्ति भी इसमें आती है ना। ये भी दूसरे अंक में आती है हमारे, याद रखना। सॉरी, तीसरा अंक है हमारा जंगल। तीसरा अंक क्या है? जंगल। गोवर्धन दास 7 पैसे में खरीदी हुई 2.5 सेर मिठाई लेकर गुरुजी से मिलता है तो पूछ बैठते बच्चा किस धर्मात्मा की कृपा हुई। गोवर्धन दास टके सेर वाली दास्ता सुनाता है। जैसे सुन गुरुजी ने नगर के बारे में आशंका होती है और वे अंधेर नगरी छोड़कर चलने को कहते हैं, पर गोवर्धन दास लालच में पड़कर उनके साथ नहीं जाता। ये चीजें तीसरा अंक में होती है। तीसरा अंक है जंगल, यानी ये लोग कहाँ मिलते हैं? जंगल में मिलते हैं, इसलिए इसको तीसरा अंक है। दूसरा अंक बाजार, यानी यहाँ पर पूरे बाजार का जिक्र हुआ है, जो लोग जितने सामान बेचते हैं बाजार में हुआ। पहला अंक ब्रह प्रांत है, यानी कि ये लोग ब्रह प्रांत में आते, क्योंकि इन लोगों के लिए तो ब्रह प्रांत ही है ना, महंत नारायण दास और गोवर्धन दास के लिए तो ये ब्रह प्रांत ही था। ये चीजें हुई। और जो चौथा अंक आता है उसमें राज्यसभा, यानी कि अब राज्यसभा में जो जो चीजें घटित हुई उसके बारे में यहाँ बताया गया। इस अंक में पिनक में बैठा राजा एक फरियादी की बकरी मर जाने पर कल्लू बनिया, कारीगर चुने वाला,
बिस्ती गडेरिया को छोड़कर अंत में अपने कोतवाल को फांसी का दंड देता है, क्योंकि अंत तो गतवा उसकी सवारी निकलने के कारण ही बकरी दबकर मर गई। यह नाटक का सबसे रोचक अंग है ना, ये याद रखना। इसमें पूरा एक चीज आती है, आपने अगर पूरा नाटक पढ़ा तो आपको पता है अच्छे से कि चौथा अंक राज्यसभा आता है, पांचवा अंक कौन आता है, अरण्य। अरण्य का मतलब भी जंगल आता है, लेकिन यहाँ अरण्य शब्द आया, जंगल तीसरे में आया है और अरण्य पांचवें अंक में आया। इस नाटक में गर्दन मोटी होने के कारण फांसी के लिए गोवर्धन दास प्यादे को द्वारा पकड़ लिया जाता है और तमाम फरियादों के बावजूद उसे फांसी के लिए घसीट लिया जाता है। ये पांचवा अंक है जिसे अरण्य कहा गया है। और क्योंकि ये जो लोग हैं ये अरण्य से यानी जंगल से ही गोवर्धन दास को उठा के ले गए थे, ये वहीं विश्राम कर रहा था ना। फिर आता है छठा अंक शमशान। छठा अंक क्या है, शमशान। जैसे ही गोवर्धन दास फांसी पर चढ़ने को जाता है, गुरु और नारायण दास आ जाते। महंत अपने चतुर बुद्धि द्वारा बेकुन जाने की बात कहकर सबको फांसी चढ़ाने के लिए उद्दलित कर देता है। अंत में राजा स्वयं फांसी चढ़ जाता है ना। तो यानी कुल मिला के छठे अंक में राजा फांसी चढ़ता है और ये छठा अंक है शमशान। तो इसके एक एक अंक को आपको याद रखना है ना। आपको भारत दुर्दशा कितने अंक में बटी है, 6 अंक में बटी है ना। ये चीजें अच्छे से याद रखना। और 6 के 6 अंक जो है, भारत दुर्दशा 6 अंक में बटी है और 6 के 6 अंक जो है, पहला है भ्रा प्रांत, दूसरा है बाजार, तीसरा है जंगल, चौथा है राज्यसभा, पांचवा है अरण्य और छठा है हमारा शमशान। ये याद रखना। और 6 अंकों के जो नाम है वो याद रख लेना। ये कई बार एग्जाम में, मतलब मैं बोल रहा हूँ 3 से 4 बार एग्जाम में आ चुका है ना, याद रखना। इस प्रहसन में कुल 28 पात्र है। ये भी आ सकता है भाई टोटल कितने पात्र, 28 पात्र है। अब इसके प्रमुख उद्धरण हम देखते हैं। प्रमुख उद्धरण यानी कि किस व्यक्ति ने कौन सी बात कही थी और कौन से अंक में कही थी, अंक के साथ मैं आपको बता रहा हूं, है ना। देखो ये इतना डीप कोई नहीं बताएगा। व्यक्ति क्या करता है, या तो डायरेक्ट उद्धरण बता देता है कि ये व्यक्ति ये उद्धरण यानी ये पंक्ति इस पात्र ने कही थी और खत्म कर देता। मैं ये भी बता रहा हूं कि ये पंक्ति इस अंक में आती, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है कभी कई बार, कोई पंक्ति देकर पूछा जाता है कि ये पंक्ति भारत दूरदर्शन के कौन से अंक से है ना, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। इतना डीप आता है मेरे भाई, तो ये आपको याद रखना है ना। तो पहला अंक ब्रह प्रांत है। ब्रह प्रांत में पहला आता है राम भजो राम भजो राम भजो भाई। किसकी है, महंत जी की है। राम भजो राम भजो राम भजो भाई, किसकी है, महंत जी की। यानी महंत जी पहले अंक में गाते हुए आते गीत के राम भजो राम भजो राम भजो भाई। ये महंत जी और उनके दो चेले गाते हुए पहले अंक में आते और पहले अंक का नाम भ्रा प्रांत है। दूसरा अंक बाजार है, जो कि मैंने आपको बताया। इसमें देखो जात ले जात, टके सिर जात, टके के वास्ते धर्म और प्रतिष्ठा दोनों बेचे, टके के वास्ते झूठी गवाही दे, वेद धर्म कुल मर ज्यादा, सच्चाई बढ़ाई सब टके के शेर, है ना। ये जात वाला यानी जो ब्राह्मण है वो बेचता है, ये शब्द उसके, यानी वो जब जात बेचता है तो इस तरीके के गीत गाता है ना। क्या गाता है उस बाजार में कि जात ले जात, टके सिर जात, टके के वास्ते धर्म और प्रतिष्ठा दोनों बेचे, टके के वास्ते झूठ गवाही दे। ये भ्रा प्रांत में सॉरी बाजार प्रांत में दूसरा अंक जो है उसमें जात वाले की पंक्ति है। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा, ये गोवर्धन दास की पंक्ति है दूसरे अंक में। गोवर्धन दास कहता है कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा, ये गोवर्धन दास दूसरे प्रांत में ही कहता है। फिर आता है तीसरा प्रांत, तीसरा अंक आता है जिसका नाम है जंगल। क्या नाम है, जंगल। उसमें आता सेत सेत सब एक से, जहां कपूर कपास, ऐसे देश कुदेश में कबहू न कीजो बास। ये महंत जी की है। महंत जी जब गोवर्धन दास को समझाते कि बेटा देख, ऐसे राज्य में रहने का कोई मतलब नहीं है जहां पर टके सिर भाजी और टके सिर ख्वाजा है ना, इसमें नहीं रहना। तो वो समझाते समय उसको कहते सेत सेत सब एक से, जहां कपूर कपास, ऐसे देश कुदेश में कबहू न कीजो बास। ये महंत जी की पंक्ति है। तृतीय अंक में आती है, तृतीय अंक जंगल है। चतुर्थ अंक राज्यसभा, याद रखना। उसमें आता चुप रहो तुम्हारा न्याय यहाँ ऐसा होगा जैसे जम के यहाँ पर भी, जम यानी यमराज के यहाँ भी ना होगा। ये राजा किससे कहता है, फरियादी से कहता है। राजा फरियादी से कहता है कि देखो तुम्हारा ऐसा न्याय होगा जो आज तक जम के यहाँ पर भी नहीं हुआ। तो ये चतुर्थ अंक में राज्यसभा में ये पंक्ति आती है। और किसने किससे कही है ये भी याद रखना है, भूल नहीं जाना है ना। पांचवें अंक जो है अरण्य, उसमें आती है वेश्या जोरू एक समाना, वेश्या जोरू एक समाना, ये पंक्ति पांचवें अंक में आती है। फिर एक और आती है अंधाधुन मचियो सब देशा, मानव राजा रहत विदेशा, ये गोवर्धन दास कहता है पांचवें अंक में अरण्य में। जब उसको वो सिपाही लोग पकड़ने आते तो कहता है अंधाधुन मचियो सब देशा, मानव राजा रहत विदेशा। और वो एक और पंक्ति कहता कि गोवर्धन दास की वेश्या जोरू एक समाना, यानी यहाँ वेश्या और जोरू यानी उसकी बीवी, मतलब किसी व्यक्ति की बीवी और वेश्या दोनों एक तराजू में ही तोला जा रहा है, या एक तराजू से ही देखा जा रहा है। ये पंचम अंक में अरण्य में गया। और इसका लास्ट
लास्ट अंक है, छठा अंक जो कि शमशान है। इसमें पंक्ति आती है, जहां न धर्म न बुद्धि नहीं, नीति न सुजान समाज, तो ये ऐसे ही आपहु न से जैसे चौपट राज। ये महंत की पंक्ति है और महंत छठे अंक में शमशान में ये बात कहता है। शमशान छठे अंक का नाम है, जहां एक पंक्ति आती है, जहां न धर्म न बुद्धि नहीं, नीति न सुजान समाज, ते ऐसे ही आपहु न से जैसे चौपट राज। ये महंत की पंक्ति है, याद रखना है ना। देखो मेरे भाई, ये चीजें हुई हमारी एकदम क्लियर, है ना। इतनी सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी है। ये पहली रचना हमारी एकदम क्लियर हो गई है। इसमें मुझे नहीं लगता कि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत होनी चाहिए इस रचना में, है ना। इसके हर एक अंक, हर एक पात्र और हर एक पात्र की हर एक पंक्तियां और वो पंक्तियां भी किस अंक में आती है, ये सब डिस्कस मैंने यहाँ पर बड़े अच्छे से कर दिया है ना। चलो आज के लिए इतना ही रखेंगे। कल हम 2 से 3 रचनाओं को पढ़ेंगे। कल की क्लास ज्यादा रहेगी, आज इसलिए इतना ही रख रहा हूं ताकि आप लोग इन चीजों को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लो। बाकी पीवाईक्यूज वाली क्लास जरूर देखना, यूट्यूब पे, इसी यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में पड़ी हुई डली हुई है। उसी के साथ ये भी बाकी जो 10 क्लासेस मैंने अभी तक करा चुका हूँ। जो नए व्यूवर्स है उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि वो पुरानी क्लासेस यूनिट 9 और यूनिट 10 को भी अच्छे से देखो आप लोग, ठीक है। चलो बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना क्लास कैसी लगी है। और इसी के साथ में अगर नए व्यूवर्स हो चैनल को सब्सक्राइब करना, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना। बाय बाय, टेक केयर स्टूडेंट।